दोस्तों, सपनों का शहर माने जाने वाला मुंबई दूर से देखो तो मायावी जगत लगता है, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक ऐसा अंधेरा पनप रहा है जिसको देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। यहाँ किसी सोने और हीरे की तस्करी नहीं हो रही, बल्कि 8 से 10 साल के मासूम बच्चों को बेचा जा रहा है। मुंबई की तंग गलियों से छोटी छोटी लड़कियां गायब हो रही हैं और उनके पीछे कोई मामूली चोर नहीं, बल्कि ऐसा गिरोह है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अब एसएसपी शिवानी शिवाजी रॉय इस गिरोह को कैसे रोकेगी, यही हम इस मूवी में देखने वाले हैं। अब एक तरफ तो है बस्ती की खतरनाक माफिया जिसको सब अम्मा कहकर बुलाते हैं, और दूसरी तरफ परछाई की तरह पीछा करने वाला एक साइको किलर। अब शिवानी के पास सिर्फ 96 घंटे हैं। अब देखना यह है कि क्या शिवानी इतने कम समय में अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी या नहीं। तो ज्यादा बातें ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बुलंदशहर के एक सुनसान इलाके से, जहां दो छोटी बच्चियां जिनकी उम्र 8 से 9 साल होगी आंख मिचौली खेल रही थी। शाम का वक्त था और चारों तरफ जंगल। छोटी लड़की 10 तक गिनती है और फिर अपनी सहेली को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन तभी जंगल के पास वाली सड़क से उसको चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वो बच्ची डरते हुए आगे बढ़ती है और देखती है कि 4 मस्टुंडे उसकी सहेली को घसीटकर एक वैन में डाल रहे हैं। अब वो मासूम बच्ची बिल्कुल भी नहीं घबराती, बल्कि तुरंत कुछ ईंट के टुकड़े उठाती है और एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठकर वो पूरी ताकत से वैन की तरफ ईंटें फेंकने लगती है और उसका निशाना भी एकदम सटीक था, लेकिन गुंडे उसकी सहेली को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। अब कहानी जाती है वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में। जंगल के बीचों बीच एक गुप्त अड्डा है जहां लगभग 200 लड़कियों को बंदी बनाकर रखा हुआ है। सबके मुंह पर कपड़ा बांधा गया है और इस समय सब की सब खौफ में है। तभी वहां पर गुंडों का लीडर आकर अपने आदमियों से पूछता है कि यहाँ पर कितनी लड़कियां हैं। फिर एक आदमी जवाब देता है कि काउंटिंग पूरी है। फिर लीडर ऑर्डर देता है कि कल सुबह तक ये माल हर हाल में बॉर्डर पार पहुंच जाना चाहिए। फिर वो एक लड़की के मुंह से कपड़ा हटाकर उसको जबरदस्ती नींद की दवा पिलाने लगता है, लेकिन उसको अंदाजा भी नहीं था कि उन्हीं बंधक लड़कियों के बीच में एक और औरत छुपी हुई है, जो कोई और नहीं बल्कि शिवानी रॉय है, जो कि एक अंडरकवर ऑफिसर है। शिवानी ने अपने कान में एक छोटा सा ब्लूटूथ भी लगाया हुआ है, जिससे वो बाहर खड़ी अपनी टीम से कांटेक्ट में थी। फिर शिवानी धीरे से कहती है, झिम्पा जल्दी से अटैक करो। फिर झिम्पा रेडियो पर जवाब देता है, मैम हम लोकेशन के हिसाब से सही जगह पर हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी वहां एक लड़की दवा पीते वक्त लीडर के हाथ पर जोर से काट लेती है। फिर गुस्से में लीडर उस लड़की को घसीट कर ले जाने लगता है और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। अब ये सब देखकर शिवानी को गुस्सा आ जाता है और वो झिम्पा को कहती है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी एक गुंडा देख लेता है कि कोई लड़की बड़बड़ा रही है। फिर वो गुंडे उसको चेक करने लगते हैं। शिवानी समझ जाती है कि अब छुपकर बात नहीं बनने वाली, इसलिए वो तुरंत एक्शन मोड में आ जाती है। हाथ बंधे होने के बावजूद वो अपने पैरों से गुंडों को धूल चटा देती है और फिर वो लड़कियों से चिल्लाकर कहती है, भागो यहाँ से। फिर वो अकेले ही दर्जनों गुंडों के साथ लड़ जाती है और सबको धूल चटा देती है। शिवानी की रफ्तार के आगे सब फेल थे। तभी झिम्पा और पूरी पुलिस फोर्स भी वहां पर पहुंच जाती है। इतने में एक गुंडा शिवानी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शिवानी उसका भी खात्मा कर देती है। तभी गुंडों का लीडर एक लड़की की गर्दन पर चाकू रखकर चिल्लाता है, मुझे जाने दो वरना मैं इसको मार डालूंगा। लेकिन झिम्पा सटीक निशाना लगाकर उसको ढेर कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं नई दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल आदमी, जो कि इंडियन एम्बेसडर ऑफ टर्की था, बहुत ही टेंशन में अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहा था और तेजी से बुलंदशहर की तरफ जा रहा था। वो कहता है कि होम मिनिस्टर ने हमारी पूरी हेल्प करने का वादा किया है, लेकिन ये बात मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। दरअसल जो 2 छोटी लड़कियां गायब हुई थी, उनमें से एक इसकी ही बेटी थी। दूसरी तरफ शिवानी को उसके सीनियर ऑफिसर मिलने के लिए बुलाते हैं। इस समय वहां पर डीजीपी भी मौजूद था। तभी सेक्रेटरी शिवानी को कहता है, शिवानी तुम्हारा ट्रांसफर बुलंदशहर में हो रहा है। एम्बेसडर सर ने खुद तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट की है क्योंकि उनकी बेटी किडनैप हो गई है। फिर शिवानी सीनियर्स को कहती है, किडनैपिंग के केसेस में हम किडनैपर से काफी वक्त तक लड़ाई करते हैं और हमें चोटें भी लग जाती है, इसलिए हमें मेडिकल यूनिट और फोरेंसिक सपोर्ट भी चाहिए। डीजीपी कहता है, सब मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो, एम्बेसडर सर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन शिवानी मना कर देती है और कहती है, पहले हम क्राइम सीन पर जाएंगे। बारिश का मौसम है, अगर सबूत मिट गए तो मुश्किल हो जाएगी।
फिर शिवानी उस मैदान में पहुंच जाती है जहां से बच्चियां गायब हुई थी। शिवानी को वहां के लोकल पुलिस वाले थोड़े लापरवाह लग रहे थे। फिर शिवानी गाड़ी से उतरते ही कहती है, अब एसएसपी आ गई है, इसलिए अपना ड्रामा बंद करो। फिर वो सभी पुलिस वालों को हटाकर एक स्पेशल रैम्बो नाम के डॉग को बुलाती है। रैम्बो मैदान के अंदर जाता है और शिवानी को एक टूटे हुए घर के पास ले जाता है जहां एक गुड़िया पड़ी हुई थी। पुलिस वाला कहता है जरूर ये बच्ची के हाथ से गिर गई होगी, लेकिन शिवानी उसको बड़े ही ध्यान से देखती है और कहती है नहीं, ये यहाँ पर रखी गई है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि झिमली जो कि केयर टेकर की बेटी थी, उसने खुद ही ये गुड़िया यहाँ पर छुपाई थी। फिर रैम्बो उनको उस पेड़ के पास लेकर जाता है जिस पेड़ पर झिमली चढ़ी थी। तभी शिवानी पेड़ के नीचे देखकर कहती है बच्चियां बचने के लिए काफी लड़ी हैं। दरअसल इस पेड़ के नीचे बाकी पेड़ों से ज्यादा फूल गिरे हुए थे, इसका मतलब यहाँ पर कशमकश हुई है। फिर वो पार्किंग एरिया में कांच के टुकड़े देखती है। ऑफिसर कहता है कि हमने टायर मार्क्स लैब भिजवा दिए हैं, लेकिन शिवानी गुस्से में कहती है टायर मार्क्स नहीं, ये पेंट के टुकड़े भेजो, गाड़ी की पूरी हिस्ट्री बाहर आ जाएगी। फिर शिवानी एम्बेसडर के घर पर जाती है और देखती है कि झिमली का बाप कोने में खड़ा रो रहा है। फिर शिवानी उसको गुड़िया देते हुए कहती है आपकी बेटी बहुत ही बहादुर है। तभी एम्बेसडर पूछता है कि क्या वो चोर जानते हैं कि वो मेरी बेटी है। शिवानी कहती है नहीं, उन्हें नहीं पता कि वो एम्बेसडर की बेटी है। उनको तो ये लगा होगा कि ये दोनों साधारण से घर की बच्चियां हैं और ये हमारे लिए बुरा है। फिर एम्बेसडर हैरान होकर पूछता है बुरा क्यों। शिवानी एक्सप्लेन करती है क्योंकि अगर उन्हें पता होता तो अब तक वो पैसों के लिए फोन कर चुके होते, लेकिन उनका फोन नहीं आया। इसका मतलब वो प्रोफेशनल बच्चा चोर है। ऐसे लोग बच्चों को ऑर्गन ट्रैफिकिंग करने के लिए बेच देते हैं और अगर एक बार उनके पास बच्ची पहुंच गई तो उसको वापस लाना नामुमकिन होगा। शिवानी की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी की रूह कांप जाती है। फिर शिवानी एम्बेसडर और उसकी पत्नी की आंखों में देखकर कहती है देखिए, अगर उनको जरा सी भी भनक लगी कि उन्होंने किसके बच्चे को उठाया है तो वो समझ जाएंगे कि उन्होंने मुसीबत मोल ले ली, इसलिए वो रूहानी को मार डालेंगे और कहीं पर गाड़ देंगे। ये बात सुनते ही रूहानी की मां बिलक बिलक कर रोने लगती है। तभी लोकल पुलिस ऑफिसर शिवानी को टोकता है मैम, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन शिवानी पलटकर गुस्से में कहती है अभी इमोशनल होने का वक्त नहीं है, टाइम हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। हमें उन किडनैपर्स को ये यकीन दिलाना होगा कि बच्ची को जिंदा रखने में ही उनका फायदा है। मेरा यकीन करो, आज रात तक फिरौती के लिए कॉल आ जाएगा। तभी हम उन किडनैपर्स को देखते हैं जो बच्चियों को बेहोश करके बॉर्डर क्रॉस करवा रहे थे। फिर वो उनको एक गुप्त ठिकाने पर लेकर जाते हैं और होश में ना आने के लिए दोबारा से हैवी इंजेक्शंस देते हैं। तभी एक किडनैपर गुस्से में अम्मा के आदमी से कहता है इसमें 15,000 रुपए कम है, लेकिन अम्मा का आदमी उसकी तरफ थूकते हुए कहता है अम्मा ने कहा था हर लड़की के 10 लाख रुपए मिलेंगे, 2 लड़कियों के 20 लाख दे दिए हैं, अब यहाँ से भाग जाओ और डील अभी भी ओपन है, और बच्चियां लाओ और पैसा ले जाओ। तभी टीवी पर न्यूज आती है बुलंदशहर से 2 बच्चियां गायब हो गई। एम्बेसडर साहू मीडिया के सामने आकर ऐलान करता है जो भी मेरी बेटी को ढूंढ कर लाएगा मैं उसको 2 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। अब होटल में बैठे किडनैपर्स ये न्यूज देखकर चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि इनाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन अम्मा से कौन पंगा लेगा। तभी हम अम्मा को देखते हैं जो कि एक खतरनाक औरत थी। वो एक मरा हुआ बच्चा लेकर भिखारियों की बस्ती में जाती है और एक औरत के घर पर पहुंच जाती है। वो औरत बच्चे की लाश देखकर रोने लगती है। फिर अम्मा ठंडे दिमाग से कहती है सबकी किस्मत में बच्चों की कमाई खाना नहीं लिखा होता, इससे 2 साल और काम निकलवा सकती थी। कितना कमाता था ये एक दिन का। फिर औरत सिसकते हुए कहती है 350 रुपए। फिर अम्मा उसको 2 साल की टोटल कमाई थमा देती है और बताती है कि बच्चा ओपियम ओवरडोज या हीट स्ट्रोक से मरा होगा। फिर अम्मा उस औरत को भी वार्निंग देती है कि तू अभी प्रेग्नेंट है, इसलिए ज्यादा नशा मत किया कर। तभी अम्मा की नजर न्यूज पर पड़ती है और उसको पता चलता है कि एसएसपी शिवानी रॉय ही बच्चियों वाले केस को हैंडल कर रही है। अब अम्मा को समझ में आ जाता है कि उसके आदमियों ने कितनी बड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ अड्डे के अंदर एक कंपाउंडर रूहानी और झिमली का ब्लड टेस्ट करता है। मासूम बच्चियां डर के मारे कांप रही थी। फिर कंपाउंडर बताता कि 8-9 साल की बच्चियों की डिमांड इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इनको अभी पीरियड्स शुरू नहीं हुए। फिर थोड़ी देर बाद जब टेस्ट का रिजल्ट आता है
तो बड़ी लड़की रूहानी का रिजल्ट पॉजिटिव आता है और छोटी झिमली का नेगेटिव। तभी वहां पर 4 किडनैपर्स आकर गोलीबारी शुरू कर देते हैं और रूहानी को दोबारा से उठाकर ले जाते हैं। लेकिन जब ये बात अम्मा को पता चलती है तो वो फोन पर चिल्लाती है, बड़ी लड़की एम्बेसडर की बेटी है और हमारे लिए मौत का पैगाम, उसको मारकर जल्दी से दफन कर दो। तभी जब अम्मा को खबर मिलती है कि कंपाउंडर मारा गया तो अम्मा आदेश देती है कि हमारे पास सिर्फ 96 घंटे हैं, बड़ी वाली को खत्म करो और छोटी वाली को मेरे पास लेकर आओ और वो जगह साफ कर दो, कोई भी सबूत ना बचे। अगले सीन में हम देखते हैं एम्बेसडर साहू का सब्र टूट रहा था, इसलिए वो शिवानी पर चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम पर भरोसा करके गलती कर दी। इतने में किडनैपर की कॉल आ जाती है। फिर शिवानी फोन रिसीव करने से पहले साहू को समझाती है कि सर पैनिक मत होना, 2 चीजें हमेशा ध्यान में रखना, बच्ची की सेफ्टी कंफर्म करो और उनको दिखाओ कि आप डरे हुए हो। किडनैपर कॉल पर कहता है कि शाम 7 बजे मयूर विहार मेट्रो स्टेशन पर पैसे लेकर पहुंच जाना। फिर साहू गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मैं अपनी बेटी से बात करना चाहता हूँ, लेकिन किडनैपर हंसने लगता है कि क्या बेटी का दांत उखाड़ कर भेजूं, तभी तू यकीन करेगा, और ऐसा कहकर वो फोन काट देता है। लेकिन इतने में शिवानी की टीम लोकेशन ट्रैक कर लेती है जो कि दिल्ली के एक पब्लिक फोन से किया गया था। शिवानी कहती है कि वो अपना फोन यूज नहीं करेंगे, किसी और का मोबाइल चोरी करके वीडियो कॉल करेंगे, और होता भी बिल्कुल वैसे ही है। किडनैपर्स वीडियो कॉल पर रूहानी को एक प्लेटफॉर्म के नीचे बैठा हुआ दिखाते हैं। अब शिवानी भी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाती है और अपनी अपनी पोजीशन ले लेती है। फिर वो अपनी टीम को कहती है कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, सभी एंट्रीज एग्जिट कर दो। तभी जब साहू पैसों का बैग लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है तो किडनैपर वीडियो कॉल करके फिर से रूहानी को दिखाता है। अब की बार शिवानी बैकग्राउंड चेक करके चिल्लाती है कि रूहानी प्लेटफॉर्म 2 के नीचे है, जल्दी वहां पर पहुंचो। लेकिन जब पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं तो उनको वहां पर कोई भी नहीं मिलता। अब शिवानी को भी झटका लगता है कि वहां पर कोई क्यों नहीं है, क्योंकि वीडियो कॉल तो चल रही है। लेकिन तभी उसको समझ में आता है कि ये लाइव नहीं है, उन्होंने पुरानी रिकॉर्डिंग प्ले की है। इतने में स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट होती है, बॉम्ब अलर्ट, सब लोग तुरंत यहाँ से बाहर निकलो। अब देखते ही देखते वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। इसी भीड़ का फायदा उठाकर एक किडनैपर बैग लेकर भाग जाता है। फिर शिवानी उसका पीछा करती है, लेकिन वो बैग वो स्टेशन के ब्रिज से नीचे फेंक देता है, जहाँ दूसरा आदमी उसको लपक लेता है। तभी शिवानी भी उस गुंडे को पकड़ लेती है। गुंडा बचने के लिए शिवानी के हाथ पर चाकू मारता है, लेकिन शिवानी उसको इतने मुक्के मारती है कि वो चारों खाने चित हो जाता है। तभी बाहर खड़ी लेडी कांस्टेबल फातिमा भी उनका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन एक गुंडा उसके सिर पर वार कर देता है। अब फातिमा गिरते गिरते भी गाड़ी का नंबर देख लेती है। तभी पकड़े हुए गुंडों को थाने ले जाया जाता है और उल्टा लटकाकर खूब पिटाई की जाती है। फिर शिवानी कमरे में दाखिल होती है और चिल्लाकर कहती है, रुको, इसे छोड़ दो, पहले इसको रिलैक्स होने दो। दरअसल अब शिवानी अपने तरीके से सच्चाई उगलवाना चाहती थी, क्योंकि उसको खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस है। अब शिवानी गुस्से में नहीं बल्कि एक ठंडे शातिर दिमाग के साथ इंटेरोगेशन रूम में दाखिल होती है। फिर शिवानी उस किडनैपर के सामने बैठ जाती है और बड़े ही आराम से एक पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाती है। शिवानी कहती है, पी ले, क्योंकि इसके बाद जो तेरी हालत होने वाली है उसमें गला सूखने का भी वक्त नहीं मिलेगा। फिर शिवानी उसकी आंखों में झांकते हुए कहती है, देख, जो भी तूने किया है, अगर उसके लिए मैं अपना रिमांड शुरू कर दूं तो तू बचेगा ही नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तू सरकारी गवाह बन जा। कम से कम बुढ़ापे में बाहर की ताजी हवा तो नसीब होगी, तेरा घर पर कोई इंतजार कर रहा होगा, उसके बारे में सोच। ये बात सुनकर गुंडा टूट जाता है और सच उगलने लगता है। मैम, ये सब अम्मा करवाती है। कुसुमपुर में भिखारियों का पूरा बिजनेस वही चलाती है। पहले वो सिर्फ डेड बॉडी सप्लाई किया करती थी, लेकिन अब उसको 8 से 10 साल की लड़कियां चाहिए। हमने ही रूहानी और झिमली को उठाया था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो एम्बेसडर की बेटी है। ये सब पिंकू का प्लान था। उसने ही कहा था कि अम्मा हमें हर लड़की के 10 लाख रुपए देगी। मैडम, पिंकू को 3 पत्ती का चस्का है, जो भी कमाता है उसको वहीं पर उड़ाता है। आप उसे ही पकड़िए, वही आपको सब कुछ बताएगा। फिर शिवानी कमरे से बाहर आती है और तुरंत ऑर्डर देती है कि पिछले 3 महीनों में जितनी भी 8 से 10 साल की लड़कियां गायब हुई हैं, उनकी लिस्ट तैयार करो। फिर ऑफिसर हिचकिचाते हुए कहता है, मैडम, इसमें तो महीना लग जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड्स अभी पेपर पर है। फिर शिवानी गुस्से में चिल्लाती है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर छोड़ो, CID के स्पेशल मिसिंग पर्सन सेक्टर से कांटेक्ट करो, मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा डेटा चाहिए।
तभी शिवानी की नजर कांस्टेबल फातिमा पर पड़ती है। फातिमा के सर पर पट्टी बंधी थी, लेकिन फिर भी वो सबको चाय सर्व कर रही थी। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि इसका रिकॉर्ड थोड़ा वीक है। इसकी माँ भी यहाँ पर कांस्टेबल हुआ करती थी। एक बड़े बाप के बेटे ने गाड़ी से उनको उड़ा दिया। माँ की जगह इसको नौकरी मिल गई, लेकिन ये थोड़ी घबराई रहती है। फिर शिवानी फातिमा को अपने पास बुलाती है और कहती है, सर पर चोट लगने के 2 घंटे बाद भी तुम अपनी ड्यूटी पर हो, इसका मतलब तुम कमजोर नहीं हो। क्या तुमने किडनैपर का चेहरा देखा और क्या तुम इस काम में मेरी हेल्प करोगी? फिर फातिमा घबराते हुए ही सही हाँ कह देती है। अगले सीन में हम देखते हैं झिमली को एक अंधेरे कमरे में रखा गया था। तभी अम्मा वहाँ पर आती है और बड़े ही प्यार से झिमली के बाल सहलाती है। वो झिमली को मोटिवेशन देती है और कहती है, बेटा नया शहर है, नई जगह है, डरना नहीं। लेकिन ये सब सिर्फ एक दिखावा था। अम्मा चुपके से उसको नींद का इंजेक्शन दे देती है ताकि उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा सके। फिर कुछ ही सेकंड में झिमली वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। दूसरी तरफ ऑफिस में शिवानी बोर्ड पर गायब लड़कियों की तस्वीरें लगाती है। अब वो उन तस्वीरों को देखकर उनकी चीखें महसूस करने लगती है। तभी असिस्टेंट आकर बताती है, मैम उड़ीसा से भी 4 बच्चे मिसिंग हैं। हम तो डिस्ट्रिक्ट लेवल सोच रहे थे, लेकिन ये तो स्टेट लेवल का मामला निकला। फिर शिवानी हैरानी से पूछती है, अगर ये सिर्फ भीख मांगने का बिजनेस होता तो ये लड़कियां सड़कों पर क्यों नहीं दिखाई दे रही, इनको गायब क्यों किया जा रहा है? तभी वो अपने असिस्टेंट से पूछती है, तुम लोग जब उनके पुराने ठिकाने पर गए थे तो वहाँ ब्लीचिंग पाउडर की महक आ रही थी ना, इसका मतलब उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। अम्मा के जितने भी इन्फॉर्मर्स हैं उन सभी को उल्टा लटकाओ, मुझे अम्मा तक पहुंचना है। अब घर जाकर भी शिवानी अम्मा की फाइलें खोलकर बैठ जाती है। तभी दरवाजा खुलता है और उसका पति विक्रम अंदर आ जाता है। उसको देखकर शिवानी चौंक जाती है और पूछती है, तुम बताया क्यों नहीं तुम आने वाले हो? फिर विक्रम मुस्कुराकर कहता है कि अपनी बीवी के पास आने के लिए अब मुझे परमिशन लेनी होगी। तभी विक्रम घर की हालत देखकर कहता है, ये तुमने घर का क्या हाल बना रखा है, इस घर में बेड है भी या नहीं? फिर शिवानी थकी हुई आवाज में कहती है, मेरे पास सोने का ही वक्त नहीं है, फिर मैं बेड का क्या करूंगी? तभी शिवानी के पास फरीदाबाद से सब इंस्पेक्टर अहमद का फोन आता है और वो बताता है कि अम्मा के 2 खास लोग बिलाल और मुन्ना एक ढाबे के पास देखे गए हैं। फिर शिवानी तुरंत रेडी होने लगती है। विक्रम उसको रोकता है और पूछता है, क्या तुम्हारा अभी निकलना जरूरी है? शिवानी निकलते हुए कहती है, हाँ विक्रम बहुत जरूरी है, तुम खाना खा लेना। फिर जल्दी ही शिवानी अपनी टीम के साथ ढाबे के पास पहुंचकर अपनी पोजीशन ले लेती है। तभी कुछ देर बाद बिलाल और मुन्ना बाइक पर निकलते हैं और ट्रेता क्रॉस नाम के एक ऑफिस में घुस जाते हैं। तभी फातिमा चुपके से उसके पास जाती है ताकि ब्लूटूथ के जरिए शिवानी उनकी बात सुन सके। बिलाल फोन पर अम्मा को कहता है कि अम्मा वो हमारे सामने ही खड़ा है, आज हम इसका खेल खत्म कर ही देंगे। दरअसल ये दोनों यहाँ पर किसी को मारने के लिए आए थे, लेकिन तभी शिवानी तुरंत ऑर्डर देती है फायर और पुलिस वाले दोनों को गोली मार देते हैं और उस आदमी को बचा लेते हैं। फिर जब वो आदमी बाहर आता है तो शिवानी उसको पहचान जाती है कि ये आदमी रामानुजम है। तभी शिवानी का असिस्टेंट बताता है, मैम ये वही आदमी है जो न्यूयॉर्क से आया है और अब भिखारी माफिया के खिलाफ ट्रस्ट चलाता है। इसने दिल्ली पुलिस की बहुत हेल्प की है और इसीलिए इसके दुश्मन भी बहुत सारे हैं। फिर रामानुजम शिवानी से कहता है, मैडम मैंने बहुत बार गोली खाई है, लेकिन आज पहली बार पुलिस ने हमें बचाया है, आपका शुक्रिया। फिर रामानुजम अपना नकली हाथ दिखाता है और कहता है कि मेरा ये हाथ इसी भिखारी माफिया ने काटा था। भगवान चाहे तो अलग बात है, पर कोई इंसान किसी को जबरदस्ती पंगु नहीं बना सकता। फिर शिवानी और रामानुजन दोनों हाथ मिलाते हैं और पार्टनर बन जाते हैं। फिर वो दोनों मिलकर अम्मा के कई ठिकानों पर छापा मारते हैं और बहुत से बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। लेकिन तभी डीजीपी और सेक्रेटरी शिवानी को अपने पास बुलाते हैं। रास्ते में शिवानी का सामना एम्बेसडर साहू से भी हो जाता है, जिसकी आंखें गुस्से से लाल थी। फिर डीजीपी शिवानी पर चिल्लाता है, तुम यहाँ पर भिखारियों के ठिकाने पर रेड मार रही हो और उधर किडनैपर तुम्हारी नाक के नीचे से निकल गया, हमारे ऊपर होम मिनिस्टर का प्रेशर है। तभी सेक्रेटरी कहता है कि हमें सिर्फ एम्बेसडर की बेटी से मतलब है। लेकिन ये बात सुनते ही शिवानी ढीठ होकर कहती है, मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, रूहानी की चिंता मुझे भी है, मैंने जाल बिछा दिया है। उन गुंडों को पिंकू ने पैसे दिए थे और पिंकू को गैम्बलिंग की लत है, मैंने उस पर नजर रखी हुई है, वो जैसे ही कहीं पर पैसा उड़ाएगा खबर मुझ तक पहुंच जाएगी। फिर डीजीपी गुस्से में शिवानी से कहता है, अम्मा का पीछा छोड़ो और रिजल्ट दिखाओ।
जल्दी से रूहानी को रेस्क्यू करो वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी। फिर डांट खाने के बाद शिवानी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ शिवानी का पति विक्रम जब घर पर पहुंचता है तो देखता है कि बेड पर कोई कंबल ओढ़कर लेटा हुआ है। अब उसको लगता है कि ये शिवानी है, इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा मैसेज मिला, तुम इतना परेशान मत हो, ऐसी घटनाएं तुम्हारी जॉब का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही वो कंबल हटाता है उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ शिवानी नहीं बल्कि अम्मा बैठी हुई थी। उसको देखकर विक्रम डर से ठंडा पड़ जाता है। इतने में शिवानी घर के बाहर पहुंच जाती है और विक्रम का मैसेज देखती है कि मैं दोस्तों के साथ हूँ, देर हो जाएगी। तभी उसके पास फातिमा की कॉल आती है। मैम, अम्मा आपके घर का पता पूछ रही थी। ये बात सुनकर शिवानी का दिल बैठ जाता है। फिर वो डरते हुए अपनी गन तानकर घर में घुसती है और डाइनिंग रूम में अम्मा को बैठा हुआ देखती है। फिर अम्मा ठंडे लहजे से कहती है, गोली मत चलाना, अगर यहाँ पर खून बहा तो वहाँ भी खून बहेगा क्योंकि झिमली मेरे पास है। तभी शिवानी चिल्लाती है, पागल हो गई है क्या जो तू मेरे घर पर चली आई? फिर अम्मा कहती है, पागल तो तू हो गई है जो तू मेरे ठिकानों पर रेड मार रही है। फिर अम्मा अपनी दर्दनाक कहानी बताती है कि कैसे 13 साल की उम्र में मुझे और मेरी बहन को सड़क पर फेंक दिया गया। फिर मेरे अपनों ने ही मेरी किडनी निकाल ली और पुलिस ने भी पैसे लेकर अपनी आंखें मूंद ली। फिर अम्मा उसको धमकी देती है कि अगली बार मेरे ठिकाने पर आई तो तेरा पति लेट विक्रम बन जाएगा। फिर शिवानी भागते हुए बेडरूम में जाती है और देखती है कि विक्रम वहां पर बेहोश पड़ा है। फिर वो उसको तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट करती है। हॉस्पिटल में विक्रम की हालत देखकर शिवानी टूट जाती है, लेकिन तभी उसको खबर मिलती है कि पिंकू और उसके साथी प्रिंस लॉज में गैम्बलिंग कर रहे हैं और उनके पास वही फिरौती वाला पैसा है। फिर शिवानी अपनी टीम को मूव करने का ऑर्डर देती है। वो झिंपा और फातिमा से कहती है, रूहानी पहाड़गंज में है, एम्बुलेंस रेडी रखो। इस समय फातिमा स्टेशन के करीब थी, इसलिए वो पहले ही पहुंच जाती है। उस समय भारी बारिश और यमुना का पानी बढ़ने की वजह से स्वैट टीम को देर हो जाती है, इसलिए शिवानी उनका इंतजार नहीं करती और फातिमा को लेकर लॉज के अंदर घुस जाती है। वो मैनेजर को कहती है कि सारे स्टाफ को बाहर निकालो, लेकिन गैम्बलिंग चलती रहनी चाहिए। दूसरी तरफ पिंकू 35 लाख हारने के बाद भी और खेलना चाहता था। तभी फातिमा उसको पहचान लेती है। पिंकू भी फातिमा को पहचान लेता है और उस पर गोली चला देता है। अब दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। इस समय रामानुजन जो एम्बुलेंस में था वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर ऊपर आ जाता है और फातिमा के पांव में लगी गोली पर पट्टी बांधता है। फिर वो बड़े ही प्यार से उसको संभालता है। फिर कुछ समय बाद वो रूम नंबर 303 में घुसता है जहां पर रूहानी मौजूद थी, लेकिन किडनैपर उस पर गोली चला देता है जो कि उसके हाथ में लग जाती है। इस समय बाहर शिवानी अकेले ही गुंडों से लड़ रही थी। तभी रामानुजन गुंडे को मार देता है और नन्ही रूहानी डर के मारे उसके पास आकर बैठ जाती है। बाहर शिवानी आखिरी गुंडे को भी ढेर कर देती है, लेकिन अंदर रामानुजन अचानक से रूहानी का मुंह दबाने लगता है। दम घुटने के कारण रूहानी तड़पने लगती है। फिर वो उसकी सांस रोक देता है और उसको जान से मार देता है। तभी जब शिवानी अंदर आती है तो रामानुजन नाटक शुरू कर देता है, मैम किडनैपर ने इसको मार दिया। फिर वो रोने का ढोंग करने लगता है और शिवानी पत्थर की तरह उसको देखती रह जाती है। अब उसका इतना बड़ा मिशन फेल हो गया था क्योंकि वो रूहानी को बचा नहीं पाई। अगले सीन में हम देखते हैं रामानुजन अम्मा के पास जाता है और अम्मा उसको अपने गले से लगा लेती है। असलियत में रामानुजन ही वो नवाब है जिसको अम्मा ने कॉल की थी। रामानुजन ने ही ये पूरा प्लान रचा था। उसने खुद ही खुद पर गोली चलवाई ताकि वो शिवानी का विश्वास जीत सके और केस के अंदर घुसकर रूहानी को मार सके, क्योंकि रूहानी का टेस्ट पॉजिटिव आया था और वो उसके लिए खतरा थी। रामानुजन कहता है कि स्टॉक मार्केट हो या जिंदगी, रिस्क लिए बिना उन्नति नहीं हो सकती। अब रानी को मात देने के लिए प्यादे की कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। तभी मोर्ग के बाहर बैठी शिवानी के पास अम्मा का फोन आता है। अम्मा टोंट मारते हुए कहती है, पुलिस सिर्फ बड़े लोगों के बच्चों के लिए ही चिल्लाती है। मेरे पास एक और लड़की भी है, झिमली, उसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। हम लोग पुलिस को शेयर देते हैं, इसलिए तुम भी अपनी ईमानदारी छोड़ो और हमसे हाथ मिला लो। फिर शिवानी गुस्से में दहाड़ती है, जो बिकते हैं वो भ्रष्टाचारी होते हैं, लेकिन तेरी तो किस्मत ही खराब है जो तेरा पाला मुझसे पड़ा है। मैं झिमली को छुड़वा कर रहूंगी। अगर मुझे तेरी लाश के ऊपर से भी जाना पड़ा तो मैं लाशों के ढेर बिछा दूंगी। फिर शिवानी डीजीपी से हेल्प मांगती है, लेकिन वो इनकार कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारा केस खत्म हो गया है, अब तुम इसमें मत पड़ो। फिर शिवानी हॉस्पिटल में विक्रम से मिलती है। विक्रम उसको हिम्मत देता है और कहता है तुम्हें जो भी सही लगे तुम वही करो, मैं तुम्हारे हर पल साथ हूँ। फिर शिवानी पूरे जुनून के साथ निकल पड़ती है और डॉक्टर से रूहानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगती है। डॉक्टर कहता है इसकी सांस रुकने से मौत हुई है, हमें कोई ड्रग या नशा नहीं मिला। लेकिन तभी उसके पास फातिमा का फोन आता है।
और वो बताती है कि हमें एक मिसिंग लड़की पूजा मिली है जो कि बेहोश है। तभी हॉस्पिटल में डॉक्टर एक भयानक खुलासा करती है और बताती है कि हमें लगा ये डिहाइड्रेशन है, लेकिन बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पर जख्म है। इसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, लेकिन इतनी छोटी बच्ची को ऐसा कैंसर होना नामुमकिन है। फिर डॉक्टर शिवानी को बताती है कि बच्चियों को कोई मामूली बीमारी नहीं है, बल्कि ट्रांसमिटेड डिसीज का इन्फेक्शन है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनके साथ कोई गलत काम भी नहीं हुआ। शिवानी पूछती है अगर गलत काम नहीं हुआ तो ये कैंसर इतनी जल्दी कैसे फैल गया। फिर डॉक्टर एक्सप्लेन करती है कि ये नॉर्मल कैंसर नहीं है, बल्कि लैब में म्यूटेट किया गया वायरस है जो सीधा शरीर पर अटैक करता है। फिर शिवानी पूजा के पास जाती है। पूजा डरते डरते बताती है कि उन लोगों ने 3 लड़कियों को टेस्ट पॉजिटिव आ जाने पर जिंदा ही जला दिया। पूजा भी उनमें से एक थी जो मौत के मुंह से निकलकर भाग गई, लेकिन उसने अपने दोस्तों को इलेक्ट्रिक चूल्हे में जलते हुए देख लिया। तभी पूजा सच बताते बताते खून की उल्टी करने लगती है और वहीं पर दम तोड़ देती है। फिर शिवानी उसकी ड्राइंग बुक चेक करती है जिसमें एक लोमड़ी का लोगो बना हुआ था। फिर शिवानी को तुरंत याद आ जाता है कि ये लोगो मैंने त्रेता ट्रस्ट के पास देखा था। फिर शिवानी और फातिमा उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो एक शमशान घाट के पास में थी। शिवानी समझ जाती है कि यही वो जगह है जहां से पूजा भागी थी। फिर शिवानी रामानुजन के गार्जियन असलम को ढूंढ निकालती है जो कि एक शराब की दुकान पर बेहोश पड़ा था। शिवानी उसका कॉलर पकड़कर उसको पार्किंग में घसीट कर ले जाती है और खूब पंचिस मारते हुए उसको सच उगलने पर मजबूर कर देती है। असलम डर के मारे बता देता है कि 20 साल पहले रामानुजन अम्मा के पास आया था। अम्मा ने उससे पूछा आंखें गवाएगा या हाथ। फिर रामानुजन ने अपना हाथ कटवा दिया ताकि वो भाग सके, क्योंकि अगर वो अंधा हो जाता तो भाग नहीं पाता। और वो भिखारी भी नहीं बनना चाहता था, वो स्कूल जाना चाहता था, पढ़ना लिखना चाहता था। मैंने ही उसका हाथ काटा था और बाद में उसने मेरा हाथ काटकर अपना हिसाब बराबर कर लिया। लेकिन अब वो दोनों ही अम्मा और रामानुजन 2 जिस्म एक जान है। फिर शिवानी एक जाल बिछाती है और रामानुजन से कहती है हमें कुछ मिसिंग लड़कियों का पता चला है। रामानुजन तुरंत अम्मा के पास जाता है और कहता है आज शिवानी का किस्सा खत्म करना ही होगा। लेकिन तभी शिवानी टीम के साथ वहां पर धावा बोल देती है और दोनों को ही बुरी तरह से पीटती है। लेकिन काफी मार खाने के बाद भी रामानुजन अपना मुंह नहीं खोलता। तभी लोकअप से गोली चलने की आवाज आती है और असलम मारा जाता है। फातिमा बताती है कि मैं बाथरूम गई थी, तभी किसी ने असलम को मार दिया। फिर डीजीपी वहां पर आकर शिवानी को सस्पेंड कर देते हैं और रामानुजन से माफी मांगते हैं। रामानुजन शिवानी को टोंट मारता है बेस्ट ऑफ लक मैम। लेकिन इतने में न्यूज आती है अम्मा जेल से भाग गई और फातिमा भी गायब है। दरअसल फातिमा गायब नहीं हुई थी, वो अंडरकवर थी। फातिमा ने ही असलम को मारा था और ऊपर से नाटक किया था कि मेरे पीछे से कोई उसको गोली मार गया। ये सब शिवानी का ही प्लान था ताकि फातिमा अम्मा का विश्वास जीत सके। फातिमा अम्मा को लेकर श्रीलंका पहुंच जाती है जहां रामानुजन की जर्को कंपनी की लैब है। दूसरी तरफ रामानुजन असली खेल बताता है कि हमने सर्वाइकल कैंसर का एंटीडोट बनाया है। हम पहले मासूम लड़कियों को इन्फेक्टेड करते हैं। इन्फेक्टेड करने के बाद भी जिन लड़कियों का रिजल्ट नेगेटिव आता है हम उनका ब्लड लेकर एंटीडोट बनाते हैं और जो लड़कियां पॉजिटिव हो जाती है हम उनको मार देते हैं। ये करोड़ों का बिजनेस है। फातिमा को भी अब समझ में आ जाता है कि रूहानी को क्यों मारा गया था, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो गई थी। तभी शिवानी भी एम्बेसडर साहू की हेल्प से श्रीलंका में रामानुजन की लैब तक पहुंच जाती है। फिर फातिमा एक्टिंग करती है कि शिवानी ने मुझ पर अटैक किया और अम्मा को उठा लिया। ये बात सुनकर रामानुजन पागल हो जाता है। तभी शिवानी उसके सामने आकर कहती है मुझे अम्मा के बदले सारी लड़कियां चाहिए। रामानुजन को यह सौदा मंजूर होता है, इसलिए वो कहता है पहले तुम अम्मा को लेकर आओ। लेकिन शिवानी उससे एक कदम आगे थी। उसने अम्मा को पहले से ही मार दिया था और फिर उसकी लाश में टाइम बॉम्ब लगा दिया। अब जैसे ही रामानुजन अम्मा के पास जाता है बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और रामानुजन दूर जाकर गिरता है। फिर शिवानी की टीम सारे गुंडों को ढेर कर देती है। तभी शिवानी बाकी बच्चों को भी रेस्क्यू करवा लेती है और रामानुजन को सजा देने के लिए रुक जाती है। फिर वो रामानुजन को इतना पीटती है कि उसका शरीर लहूलुहान हो जाता है। अब आखिर में शिवानी वही कैंसर वाला वायरस का इंजेक्शन रामानुजन को ठोक देती है और कहती है अब तू भी वैसे ही तड़पेगा जैसे वो मासूम लड़कियां तड़पती हैं और मैं तेरी मौत तक तेरे साथ ही रहूंगी।
अब डीजीपी भी शिवानी का सस्पेंशन ऑर्डर वापस ले लेता है, लेकिन शिवानी अपनी एक शर्त रखती है कि मैं तभी यूनिफॉर्म पहनूंगी जब बच्चों की सिक्योरिटी में कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लास्ट सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल के बेड पर रामानुजन घुट-घुट कर मर रहा था और शिवानी उसके पास बैठी हुई थी। फिर वो बताती है कि सारी लड़कियां अपने घर सेफली पहुंच गई हैं। याद रखना, तेरे जैसे लोग हैं तो मेरे जैसे लोग भी हैं। तभी रामानुजन की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो दम तोड़ देता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।